हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज हम 11वीं क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन अ प्लेन। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि जो भी चैप्टर शुरू होता है उसके सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में मैं दे रहा हूं आपको। तो आपको सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में ही देखने हैं, तो आपका चैप्टर पे पूरी तरह से कमांड होगा। ऐसा नहीं कि आपने पहला वीडियो लेक्चर देखा नहीं और दूसरा देखने लगे, तो वो दूसरा फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए यू आर एडवाइज कि सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में ही देखें, ठीक है ना। चलिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज का जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन है, और मोशन इन अ प्लेन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेक्टर, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। तो वेक्टर भी काफी लंबा टॉपिक है, तो एक वीडियो लेक्चर में ये कवर नहीं होगा। तो वेक्टर पे जो भी वीडियो लेक्चर आए पहले उनको स्टार्टिंग से देखना है। तो हम आज शुरू करेंगे वेक्टर। मोशन इन अ प्लेन का एक पार्ट है वेक्टर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो हम आज वेक्टर पहले शुरू करेंगे। तो वेक्टर जैसा कि लिखा है मैंने, फिजिक्स में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर वन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। स्केलर फिजिकल, क्यों, ये तो टॉपिक आपने नाइन्थ में पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। भाई, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है, उसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है यूनिट, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। समझ गए ना। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप मेजर कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही ना कुछ, ठीक है ना। इतना है, फिर उसकी यूनिट होगी, फिर उसकी डायरेक्शन होगी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर में क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट टू स्पेसिफाई देम। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम, टू एक्सप्रेस देम। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो फिर से सुनिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट टू स्पेसिफाई देम या टू एक्सप्रेस देम आर कॉल्ड एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम, ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता 11th क्लास में कि डिफाइन स्केलर, नहीं तो आप ये डेफिनेशन रटना शुरू कर दें। ये तो जस्ट चैप्टर का वेक्टर का इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। जैसे हमने कहा मास, फॉर एग्जांपल मास, टाइम, डिस्टेंस, बहुत सारी हैं, लिखने बैठेंगे तो टाइम खराब होगा। अब मास में जब आप एक्सप्रेस करते हो आप क्या लिखते हो, 5 किलोग्राम सपोज। तो ये 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम क्या होगी, यूनिट। मतलब ये स्केलर है। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन टू स्पेसिफाई देम। क्या क्या इनको जरूरत होती है, दे रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन वर्ड और आ गया, टू स्पेसिफाई देम। वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ऐसे याद कर सकते हो, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, समझ गए ना। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, एक्सेट्रा बहुत सारी। जैसे जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम लिखते हैं जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ऐसा कुछ लिखना पड़ता है, तब हमें पता पता इतना फोर्स इधर लगाना है, तो मतलब डायरेक्शन भी आती है। तो फिजिक्स में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर वो होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें
डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो ये तो स्केलर और वेक्टर था, इसमें कुछ भी नया नहीं था, ये आपने 9th क्लास में छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। अब चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो वेक्टर में दो चीजें होती है, ये हमने कहा एक वेक्टर है ना, अच्छे से बना दिया ये। एक तो लेंथ ऑफ द एरो, ये मतलब एरो है, वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। अब एरो में तो हेड है, ये क्या होता है हेड, ये जो एरो हेड है, एरो का हेड है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये हेड क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ये जो एरो का हेड है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और जो लेंथ है ना ये वाली लेंथ, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या वेक्टर को बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक तीर बना देते हैं। अब एरो बना दिया, एरो में क्या होता है हेड होता है, तो एरो का जो हेड होता है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और जो लेंथ ऑफ एरो है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। जैसे मेरा मतलब है हमने एक वेक्टर ये बनाया और एक वेक्टर ये बनाया, अब दोनों के हेड एक ही तरफ हैं, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। हेड एक ही तरफ है, एरो हेड इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, देखो ना, इसका इधर है, इसका भी इधर है, लेकिन इन दोनों एरो की जो लेंथ है वो सेम नहीं है। लेंथ क्या बताती है हमें, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। जैसे हमने कह दिया ये वेलोसिटी है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये इसका मतलब 5 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है। तो जो वेक्टर होता है उसका जो लेंथ होता है हेड, एरो हेड का, वो लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो ये वेक्टर को बना हुआ देख के आप बता सकते हैं किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किसका मैग्नीट्यूड कम है, डायरेक्शन सेम है या सेम नहीं है। समझ गए ना, तो इस पे ध्यान रखना। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत तरह के वेक्टर होते हैं, छोटी छोटी चीजें। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर, या लाइक वेक्टर भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, लाइक वेक्टर। अब अगर इक्वल वेक्टर समझ में आ जाएगा तो अनइक्वल को बताने की जरूरत नहीं है, नाम में तो वो भी है, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, बहुत सारे नाम है भाई। समझ पा रहे हो, मैं कह रहा हूं बहुत सारे नाम होते हैं वेक्टर्स के। तो इक्वल वेक्टर या हम लाइक वेक्टर की बात कर रहे हैं पहले। तो वेक्टर हैविंग same magnitude and direction। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम हो। जैसे ये अभी मैंने क्या बताया था, ये हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम है। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड, तो दोनों की लंबाई हमने कैसी बनाई, बराबर। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये हमने अलग अलग पॉइंट से बना दिए, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक ही है और दोनों की लेंथ भी सेम ही है। ध्यान रखना, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर, ये पीछे थोड़ा इसलिए आगे यहाँ खत्म हो गया, ये आगे शुरू किया इसलिए आगे तक गया, लेकिन दोनों की लंबाइयां कैसी हैं, सेम है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। समझ गए ना। अब इक्वल वेक्टर आपने समझ लिया, अब अनइक्वल वेक्टर या अनलाइक वेक्टर क्या हो सकता है। इक्वल वेक्टर हो गया, दूसरा अनइक्वल वेक्टर, अन लगा दिया हमने, अनइक्वल वेक्टर या अनलाइक वेक्टर, ये क्या होता होगा, इसका उल्टा बोलो, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो,
या मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम ना हो, तभी तो अनइक्वल हो गया ना भाई। इक्वल में आपने क्या बताया, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब दो में से कोई भी चीज अगर सेम नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो या डायरेक्शन सेम ना हो या दोनों ही सेम ना हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट बोथ। दो वेक्टर अनइक्वल तब होंगे जब उनका या तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, जैसे हम देख रहे हैं एग्जांपल में, ये देखो वेक्टर, इनका डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर। ये देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लंबाइयां सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर। ये देखो इसमें क्या है, ना तो मैग्नीट्यूड सेम है और ना डायरेक्शन सेम है, तो क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर। मतलब इसमें कुछ है नहीं यार, यूं टाइम पास कर रहे हो आप। इक्वल वेक्टर का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो। अब इनमें से कोई भी डिफरेंट है या मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या डायरेक्शन डिफरेंट है या दोनों ही डिफरेंट है, उनको हम क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर। चलिए, इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर हो गया, या इसी को हम कहते हैं लाइक और अनलाइक। पैरेलल, एंटी पैरेलल, अपोजिट वेक्टर समझ गए ना। ये वेक्टर, ये पॉइंट ऑफ एक्टिंग है, ये अपोजिट वेक्टर हो गया। एंगल कितना है, 180 डिग्री। इसमें बात करेंगे बाद में हम, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, हम इसमें बात करेंगे। ये दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में एक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर समझिए ना, कोलिनियर वेक्टर जिनका लाइन एक ही हो। कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हो। वेक्टर exists in same plane, ऐसे दो वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हो। सेम प्लेन का मतलब समझ गए, एक मिनट में थोड़ा, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है मेरे पास, एक ये दो वेक्टर है, अगर ये इस तरह से है तो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर। अगर ये इस तरह से तो भी इस प्लेन में है, प्लेन का मतलब समझते हो ना। हाँ, तो हमें तो ये लग रहा है कि ये दो वेक्टर चाहे जिस एंगल को चाहे जैसे बनाओ, ये तो किसी प्लेन में ही आएंगे दो वेक्टर। तो दो वेक्टर हमेशा किसी प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, कहीं भी ले लो आप, प्लेन को ऐसे कर लो तो ये प्लेन बन गया। देखो ना, ऐसे बना लो ये प्लेन बन गया, ऐसे कर लो ये प्लेन। मतलब दो वेक्टर हमेशा किसी भी प्लेन में होते हैं, लेकिन अगर तीसरा वेक्टर है तो वो प्लेन में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। जैसे हमने मान लो दो वेक्टर बना दिए ये इस तरह से, ये प्लेन में है। अब तीसरा वेक्टर अगर हमने ऐसे ही रख दिया तो ये भी इसी प्लेन में है, तो ये भी इसी प्लेन में। लेकिन अगर हम उस तीसरे वाले ऐसे कर दें, अब ये तीसरा अलग प्लेन हो गया, ये दो सेम प्लेन में, ये भी दो सेम प्लेन में, ये भी दो सेम प्लेन, लेकिन तीनों एक प्लेन में नहीं है। तो कहने का मतलब कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। और ध्यान रहे, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे ये जरूरी नहीं, लेकिन दो वेक्टर हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, कोई भी दो वेक्टर। तो वेक्टर एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर, इससे कुछ ज्यादा नहीं। कॉन्करेंट वेक्टर,
ये कॉन्करेंट वेक्टर जनरली जब हम फोर्स वगैरह की बात करते हैं वहां आते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर का मतलब वेक्टर लाइंग एट द सेम पॉइंट, वेक्टर एक्टिंग ऐसे लिखो एट सेम पॉइंट। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पे, जैसे बॉडी है इससे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 बराबर 10 न्यूटन, दूसरा ये लग रहा है F2 बराबर 10 न्यूटन, या तीसरा लग रहा है F3 बराबर 15 न्यूटन। तो एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। ये इस ब्लॉक पे लगने वाले जो तीन फोर्स हैं वो एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, तो इनको कहते हैं कंकरेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, वो आगे इसी चैप्टर में आएगा, वेक्टर्स नहीं। अब बात आती है नल वेक्टर। नल वेक्टर मैंने पहले बताया इक्वल या अनइक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनको हम लाइक या अनलाइक वेक्टर कहते हैं। फिर आपने पढ़ा अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं। वैसे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आएगी, अब चूंकि एनसीईआरटी में दिया गया ये नाम इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा, बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं। पोलर वेक्टर भी होते हैं, एक्सियल वेक्टर भी होते हैं, बहुत तरह के वेक्टर होते हैं। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट फिजिक्स में, अभी हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। नल वेक्टर का मतलब वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इधर है और 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इधर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी? रिजल्टेंट का मतलब नेट, वेक्टर में जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम नेट कहते हैं एक्चुअली। तो 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब किस डायरेक्शन में? हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नल वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन ऑर्बिटरी होती है। आप किसी भी डायरेक्शन बता दो, जब आपका मैग्नीट्यूड 0 ही हो गया, मैंने कहा ना 5 मीटर वेलोसिटी इस तरफ है, फिर 5 मीटर वेस्ट की तरफ है, आपने कहा नेट वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इन विच डायरेक्शन, अब आप चाहे ईस्ट को चाहे वेस्ट करो, जब 0 ही आ गया तो जो नल वेक्टर होता है उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है एनी डायरेक्शन आप कह सकते हो। नल वेक्टर का मतलब वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। एक फोर्स में से सेम फोर्स जब हम माइनस करेंगे तो 0 फोर्स आएगा, मतलब वो नल वेक्टर आएगा। तो नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब आ जाओ यूनिट वेक्टर पे, ये काफी काम की चीज है, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है एकदम बेसिक से वेक्टर का, हम इसमें बहुत कुछ चीजें पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर हमने कहा ये काम की चीज है, इसको समझ लेना। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, vector having unit magnitude is called as unit vector। जितनी भी बातें यूनिट वेक्टर से संबंधित बताई जाए उनको सबको आपको ध्यान रखना है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर पूरी तरह से फिजिक्स में डायरेक्शन के लिए आता है। दिस वेक्टर is used to give direction, डायरेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग कैप ऑन हिज हेड। इसको कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब इसका अगर हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, जैसे यूनिट वेक्टर ऑफ ए अगर निकालना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए है। कोई भी वेक्टर ए है, अगर इसका यूनिट वेक्टर हमें लिखना है तो ए कैप करके लिखें। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ए, एक्स कैप का मतलब यूनिट वेक्टर एक्स, वाई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर वाई। यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर को कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये डायरेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है फिजिक्स में, ठीक है ना। अभी हम इसमें आगे और बात करने जा रहे हैं। ये 3-4 बातें जो मैंने लिखी हैं उनका फटाफट नोट करें। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड,
जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूज्ड टू गिव डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय द पुटिंग कैप ऑन हिज हेड, कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिट वेक्टर का वेक्टर हम निकालते कैसे, वही बता देता हूँ। आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स along x, y and z axis respectively। मतलब x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i कैप होता है, ये x एक्सिस है, इधर डायरेक्शन के लिए i कैप लगाएंगे, ये y एक्सिस है, यहाँ डायरेक्शन के लिए j कैप लगाएंगे, ये z एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाएंगे हम, k कैप। I cap, J cap and K cap are the unit vectors along x axis, y axis and z axis। ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मतलब I cap का मैग्नीट्यूड ऐसे बताते हैं, J cap का मैग्नीट्यूड या K cap का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1, क्योंकि ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब डायरेक्शन का ही काम है, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो इसका मतलब ये आ किस लिए रहे, डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे अब हम थोड़ा क्लियर करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 2i कैप, मैंने जैसे लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 2i कैप, ऐसे कर ले दिया। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि पार्टिकल x एक्सिस पे कितना गया है, 2 यूनिट। i कैप का मतलब x एक्सिस पे, मतलब पार्टिकल यहां कहीं है, मतलब ये ले लिया 0, ये 1, ये 2, तो 2i कैप का मतलब x एक्सिस पे 2 यूनिट चला, i कैप का मतलब x एक्सिस पे, तो मतलब पार्टिकल पोजीशन यहां कहीं है, यहां कहीं है, समझ गए ना। ऐसे हम लिखते हैं अगर 3j है तो इसका मतलब y एक्सिस पे 3 होता, यहां कहीं है 1 2 3, जे का मतलब y एक्सिस पे, तो समझ गए ना। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए आता है, अगर यूनिट वेक्टर लगा दिख जाए i कैप j, तो आप समझ जाओ पार्टिकल x पे है, y पे है, मतलब हम उस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर देंगे वेक्टर फॉर्म में। देखिए थोड़ा और एग्जांपल लेता हूं, इसको भी नोट करो, बहुत काम की, मतलब ना एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, आपके लिए फिजिक्स थोड़ी नई है 11th क्लास के लिए। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको तो दिमाग में ठूंस लो कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के लिए आता है। आई कैप लगा मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप लगा मतलब वाई एक्सिस, ये लगा जेड, माइनस आई कैप लगा मतलब माइनस एक्स एक्सिस, माइनस जे लगा मतलब माइनस वाई एक्सिस, माइनस के लगा मतलब माइनस जेड एक्सिस। आपकी सारी चीज ध्यान रखनी है। चलिए मैं एक चीज बताता हूँ, देखो हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। हमने अभी क्या बताया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। हमने कहा कि हमारा पार्टिकल यहाँ कहीं है, सपोज ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। एक पार्टिकल इस पॉइंट पे है एक्स वाई प्लेन में, तभी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। अब हमें इसकी पोजीशन वेक्टर में बतानी है, किसमें बतानी है, वेक्टर में। तो हमने भी क्या बताया था, इसका x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है, देखो ये x है, ये क्या है, y। तो हमारा पार्टिकल अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब सिर्फ i कैप होता तो x x पे होता है, सिर्फ j कैप होता तो y पे होता, अब x और y दोनों है प्लेन में, तो मतलब उसकी पोजीशन में i कैप भी आएगा और j कैप भी। देखो ना पार्टिकल यहाँ है ना, तो x भी चला है और y भी चला है, तो बड़ी दिक्कत बात, पोजीशन आप बता दो, ये यहाँ है पार्टिकल, ये रहा, तो इसका पोजीशन वेक्टर r जो लिखेंगे हम, ऐसे लिखा जाएगा xi प्लस y। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर इस ये पार्टिकल p पॉइंट है, यहाँ पर होता तो हम केवल पोजीशन क्या लिखते xi, सिर्फ यहाँ होता,
या यहाँ कहीं होता हम वाई जे लिखते। अब यहाँ कहीं है एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स आई प्लस वाई जी। इतनी बात समझ पा रहे हो ना? अगर पार्टिकल की कोऑर्डिनेट 2,3 है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका ये पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? आर पोजीशन वेक्टर। और क्या लिखेगा? एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब ये वाला चीज 2 है, ये 3 है, तो 2i और 3j। जे प्लस नहीं है ना? बस करना क्या है? तो पार्टिकल के अगर आपको कोऑर्डिनेट दिख जाए, कोऑर्डिनेट मान लो 2,-3 है, ये है पार्टिकल के कोऑर्डिनेट 2,-3 है। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो 2i, वाई कोऑर्डिनेट -3, मतलब ये x पे 2 चला और y पे -3 चल रहा है। समझ गए ना? ऐसे समझो, ये x, ये -x, ये y और ये -y। तो 2, -3 वाला पार्ट यहाँ कहीं होगा, x पे चला और y पे माइनस चला, यहाँ कहीं होगा ना? तो यूनिट वेक्टर बहुत काम की चीज है। यूनिट वेक्टर अगर आपको पता है x के लिए i, y के लिए j, तो आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को या पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया, ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में हमने पार्टिकल, अगर 3D पार्टिकल है तो उसका कोऑर्डिनेट z भी होगा, तो k वाला टर्म भी आएगा। जैसे एक एक चीज नोट करो, मैंने कहा पार्टिकल p पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट x, y, तो पोजीशन ऐसे बनेगी, x i, x एक्सिस पे चले x और y पे चले y, तो x के लिए यूनिट वेक्टर i होता है, y जैसे हमने 2,3 ले लिया, तो x पे 2 चले, y पे 3 चले, तो 2i और 3j। माइनस लेके बताया मैंने कि अगर माइनस का है कोई तो मतलब सिंपल सा है। तो पोजीशन वेक्टर आपको लिखना आ गया है। चलिए 1 मिनट, अब थोड़ा बात करते हैं। हमने मान लिया एक पार्टिकल यहां है, ठीक है ना, ये A है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 और z1। दूसरा पार्टिकल B पॉइंट पे है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। x एक्सिस, y एक्सिस, और तो पहले हम ये बता दें पार्टिकल A यहां दिख रहा है, यहां नहीं चिपका है, ये इसमें z कोऑर्डिनेट मतलब ऊपर कहीं है, ऐसे करके ऊपर है, मतलब इसमें x चला है, y चला है और z भी चला। पार्टिकल ऊपर है हवा में, लेकिन यहाँ हवा में दिखा नहीं सकते। कोऑर्डिनेट देखो ना, x भी है, y भी है, z भी है, इसका मतलब ये पार्टिकल 3D है। ये पॉइंट इस प्लेन में नहीं है, ये पॉइंट ऊपर है, मतलब पहले कहा बताया। इसका मतलब होता है x पे चलो, इसका मतलब होता है y पे चलो, इसका मतलब होता है z पे चलो। z एक्सिस ये है ना। तो खैर कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, इसकी पोजीशन वेक्टर मान लो r1, इसकी पोजीशन वेक्टर मान लो r2 है। समझ पा रहे हो ना? तो r1 बराबर, तो आप बता ही सकते हो r1 वेक्टर क्या बनेगा, x1i प्लस y1j प्लस z1, वही हाई जे के लगा दिया कोऑर्डिनेट। इसकी पोजीशन वेक्टर b की निकालो, r2 वेक्टर x2i प्लस y2j प्लस z2। बहुत काम की चीज है भी, है ना? अब हमें डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r चाहिए, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 चाहिए, तो हम बड़े आराम से ये r2 r1 माइनस कर दो, x2 माइनस x1 i कॉमन आ जाएगा ना, तो x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 जी के प्लस z2 माइनस z1, ठीक है। तो बड़े आराम से आप पोजीशन बता सकते हो, पोजीशन दोनों की पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, r2 माइनस r1, r1 माइनस r2, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब एक चीज और बताएं, एक चीज और सुनिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमने चूंकि नाम ले दिया है तो हमें यूनिट वेक्टर पूरा यहीं पर खत्म करना है, इसलिए थोड़ा सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, हालांकि जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताएंगे, 2D रिजोल्यूशन, 3D, तब हम एक वेक्टर के 3 का वहां पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आएगा, लेकिन
मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हम यहीं पर बता देते हैं, सिर्फ बता देते हैं, इसको हम डिराइव वहीं पर करेंगे। जैसे हमने कहा कि कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन वेक्टर है, इस तरह से वेक्टर फॉर्म दिया गया है xi प्लस yj प्लस z। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, या सिंपल हम r कह सकते हैं, होगा अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। इस तरह से जैसे मान लो कोई वेक्टर है, r वेक्टर बराबर है 2i प्लस 3j माइनस 6k, इस तरह दे दिया। अब हम कह रहे हैं r का मैग्नीट्यूड निकालो, आप इसको हम r कहेंगे, तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर ये जो माइनस 6 है इसका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। मैग्नीट्यूड में अंदर माइनस नहीं लग सकता, दिमाग में बिठा लो। कई बार बच्चा गलती करता है माइनस से या माइनस 36 लिख देता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 36 40 49, मतलब सेम आंसर आ गया। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा है। अब रटना मत कि आर वेक्टर ही होता बार बार, ए वेक्टर हो सकता है भाई, जैसे करके ए वेक्टर हो सकता है 2i प्लस 3j माइनस के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ऐसे करके ना अंडर रूट 14। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k के, मैंने कहा ना ये डेरिवेशन भी आएगा जब हम 3D रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में वेक्टर वाले पार्ट में ही आएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे। ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड एक है। i कैप, j कैप, k कैप यूनिट वेक्टर होते हैं, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर को कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें अलग। अब हम कह रहे हैं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो चीज है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये बात हो रही है। यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। कोई वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर इज गिवन, मान लो आपको वेक्टर ए दिया गया और आपको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर आपको कोई दिया गया, इसका यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब ए कैप निकालना, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is equal to ratio of vector to its magnitude, to its magnitude। मतलब किसी गिवन वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना, कोई आपको वेक्टर दिया गया है, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। एक जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं, नोट करो फटाफट। हो गया, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ i प्लस j माइनस k। आपको एक वेक्टर दिया गया है i प्लस j माइनस k, इसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो इस वेक्टर को कुछ नाम दे दो, लेट ए वेक्टर नाम दे दिया हमने, i प्लस j माइनस, राइट। जो वेक्टर दिया था उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये वेक्टर कोई हमारा ए है। अब हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, दैट इज ए कैप की बात हो रही है। तो ए वेक्टर को हमें क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो ए वेक्टर कितना है, ये दिया गया i प्लस j माइनस k,
डिवाइड किससे करना है, इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड देखो अभी बताया था हमने, आई एक कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कोएफिशिएंट कितना, मतलब आई के साथ किसका गुणा है, किसका मल्टीप्लिकेशन, 1 का, तो 1 का स्क्वायर प्लस जी का कोएफिशिएंट भी 1 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 का स्क्वायर का आएगा प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा आई प्लस जी माइनस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज हम यहीं पर बताते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे को पता नहीं होता कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा लिया जाता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ने से पहले हम शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। कुछ नहीं है, जैसे मेरे पास ये वेक्टर है, इसको हमें कहीं शिफ्ट करना है, तो आपको क्या करना है, वही मैग्नीट्यूड और वही डायरेक्शन लेके आप कहीं भी शिफ्ट कर दो ना। इसको शिफ्ट करना है, जैसे मान लो कि यहां पर शिफ्ट करना है, यहां शिफ्ट कर दो, ये वेक्टर यहां शिफ्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, एक ही बात है। ये वेक्टर है, इसको हमें कहीं शिफ्ट करना है, भले यहां शिफ्ट करो ना, ये लो शिफ्ट कर दो, शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट कर दो, शिफ्ट हो गया, कहीं शिफ्ट करो ना, ये लो। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात कर पाएंगे। अब देखो होता क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात करता हूं। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे ये वेक्टर मान लो ये है और दूसरा वेक्टर ये दिया गया, इनके बीच में एंगल दिया गया 120 डिग्री। दूसरा वेक्टर मान लो ऐसे दिया गया है, ये एंगल दिया गया 60 डिग्री, या कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखा जाता है, एंगल बिटवीन टेल टू टेल, दो वेक्टर की टेल से टेल मिलाओ, टेल टू टेल मिलाओ, एंगल आएगा, या हेड टू हेड, दो वेक्टर टेल टू टेल मिले हैं या हेड टू हेड मिले हैं, इसका मतलब वो एंगल सही है। और अगर एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल है और आपने एंगल देख लिया, जैसे मेरा मतलब है ये हेड और ये टेल है, तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करो। शिफ्टिंग में मैंने क्या बताया था, जैसे ये वेक्टर है आपका, ये वाला वेक्टर मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, और ए बी के बीच में एंगल ये 120 दिया गया, ये 120 एंगल गलत है, ये ए और बी के बीच में एंगल नहीं है। हमने क्या बताया, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, टेल टू टेल मिलाओ या हेड टू हेड मिलाओ। देखो हमने कहा इस वेक्टर को या तो इस वाले वेक्टर को यहां शिफ्ट करो, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो, टेल से टेल मिल जाएगी ना, या इस वाले वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो, आगे टेल से टेल मिल जाएगी। भाई जैसे ये वेक्टर बी है, बी तो ऐसे ही रखा, ए वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिया ना, ये वेक्टर उठाया आपने यहां से यहां रख दिया, शिफ्ट कर दिया ना, तो अब ये टेल टू टेल हो गया एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, शिफ्ट कर दिया आपने वेक्टर को इधर, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला एंगल होगा, तो ये 120 से कितना हुआ 60, अरे पूरा 180 होता ना, ये तो ये 120 था, तो ये बचा हुआ कितना है 60। तो ध्यान रखना, एंगल देखने में बहुत बड़ी गलती होती है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा होता है, टेल से टेल मिले होनी चाहिए तो एंगल आप डायरेक्ट देख सकते हो, या हेड से हेड मिला होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप शिफ्ट करो। मैंने कहा ना, जैसे ये डायरेक्शन इधर है और ये इधर है, तो आप इसको शिफ्ट कर लो आगे। और वैसे भी देसी तरीके से देख लो भाई, ये वेक्टर इधर है और ये वेक्टर जो है ना, ये वाला वेक्टर इधर है, इधर है, ये एंगल बनाना है, इधर है, ये इधर है, ये वाला एंगल बनाना है। ये वेक्टर इधर है, ये वाला इधर है, और ये वेक्टर ये है ना, तो इधर है ना, डायरेक्शन देखो ना, डायरेक्शन किधर इधर है, डायरेक्शन की भी मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर, एंगल ये हुआ, ये एंगल कहां हुआ। तो खैर
जैसे ये हेड से हेड मिल रहे हैं, ये एंगल सही है, मतलब हेड टू हेड एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये एंगल 90 डिग्री दिया गया, सही है, हेड से हेड मिल रहे हैं। तो एक मैं और बता देता हूँ आपको, कुछ भी देख लेते हैं। अभी देखो, अभी इनके बीच की एंगल हो ही नहीं सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट कर दो इसको, शिफ्ट हो गया ये आगे, ये एंगल हो गया ना, टेन से टेन मिल गई ना दोनों, इसको शिफ्ट कर दो आगे, तो ये एंगल थीटा लिया जाएगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे लिया जाता है। तो ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये हमने वेक्टर का कुछ बेसिक आज शुरू किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे, और स्पेशली जो यूनिट वेक्टर है उसके बारे में सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ये भी हमने यहाँ पर बताया। और लास्ट में भी बताया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि इसके आगे का जो सेक्शन है उसमें हम वेक्टर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, तो हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अच्छी तरह से आना चाहिए था। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कुछ नहीं, वेक्टर को शिफ्ट कर लो, आगे बढ़ा लो, पीछे बढ़ा लो, कहीं भी ले जाओ ना, उसी डायरेक्शन में आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो वेक्टर को। तो दो वेक्टर बीच में आपको एंगल जो प्रॉपर होगा वो एंगल दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ था नहीं, तो बेसिक लेक्चर था, इसको आप एक बार देख लेना, अपने कॉपी पे नोट्स बना लेना। आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन तो यहाँ से भी यूनिट वेक्टर का पूछा जाता है, और ये अगर नहीं आता तो आपको वेक्टर बनाना ही नहीं आएगा कि कोऑर्डिनेट दिए कि वेक्टर हम कैसे बनाएंगे, पोजीशन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा, मैंने कहा ना अभी वेक्टर के वीडियो लेक्चर्स आएंगे, पहले जब वेक्टर खत्म हो जाएगा फिर हम सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, क्यों मोशन एंड प्लेन में यही टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने कहा ना वापस एक बार कहता हूँ, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, भारत सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, और हेल्दी रहिए और पढ़ाई करते रहिए।